तो नमस्कार साथियों, हम पढ़ा रहे थे अपना टॉपिक न्यूबॉर्न असेसमेंट, जिसके अंदर अपना अगला टॉपिक है न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर चेस्ट और एब्डोमेन। ठीक है, तो न्यूबॉर्न असेसमेंट के अंदर चेस्ट एंड एब्डोमेन के अंदर सबसे पहले हम करते हैं नेक, न्यूबॉर्न बेबी की नेक का असेसमेंट। देखो, नेक न्यूबॉर्न बेबी, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की नेक थोड़ी सी साइज में छोटी होती है, थोड़ी सी वाइड होती है, और जो नेक के बीच में जो होता है ना ट्रैकिया, वो सेंटर में होता है, ना ही थोड़ा लेफ्ट होएगा ना ही राइट होएगा। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो, ये देखिए, ये एक हेल्दी न्यूबॉर्न की नेक है, दिख रही है आपको? देखिए, साइज में थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी वाइड होती है। जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे, वो बिल्कुल सेंट्रली होता है, ना वो लेफ्ट साइड होएगा डेविएटेड, ना वो राइट साइड होएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं नॉर्मल नेक कैसी प्रेजेंट होती है। देखो, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बेबी की नेक, ठीक है, सबसे पहले नेक एक तो शॉर्ट होएगी, दिख रही है आपको शॉर्ट इमेज में। उसके बाद वाइड होएगी, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया शुड बी इन मिड लाइन, ट्रैकिया शुड बी इन मिड लाइन, मिड लाइन में ट्रैकिया प्रेजेंट होएगा। ये होती है नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बेबी के अंदर एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती है, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज जैसे एक कंडीशन होती है यहाँ पे, जैसे अपने को असेस करना है बेबी के अंदर एसएस फॉर टोर्टिकोलिस, ठीक है। अपने को बेबी को असेस करना है कि बेबी के अंदर टोर्टिकोलिस तो ना हो। अब ये टोर्टिकोलिस क्या होता है भाई? टोर्टिकोलिस का दूसरा नाम होता है राइनेक, ठीक है। पुष्पा मूवी देखा होगा, पुष्पा का एक शोल्डर इधर एक उधर, तो बिल्कुल सेम ये चीज टोर्टिकोलिस, पुष्पा इज सफरिंग फ्रॉम टोर्टिकोलिस, ठीक है। तो ये टोर्टिकोलिस के लिए हमने बेबी को एग्जामिन करना है। अब ये टोर्टिकोलिस क्यों होता है? टोर्टिकोलिस का दो रीजन होता है, एक मसल और एक नर्व, मसल स्पेसिफिक रीजन एंड नर्व स्पेसिफिक रीजन। तो इसका रीजन सबसे पहले लिखते हैं मसल स्पेसिफिक। तो ये होता है ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ sternocleidomastoid muscle, sternocleidomastoid मसल, और इस मसल को कीजिए हाईलाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि राइट नेक का मसल स्पेसिफिक कोज क्या है, कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल का शॉर्ट हो जाना, ठीक है। सेकंड, एंड डैमेज इन क्रेनियल नर्व नंबर 11, क्रेनियल, ये इस चीज को भी कीजिए आप हाईलाइट। क्रेनियल नर्व नंबर 11 के अंदर डैमेज हो जाना और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स का शॉर्ट हो जाना, ये दोनों रीजन है राइट नेक का। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये था आपका नेक। अब अगला अपना टॉपिक आता है इसके अंदर ही, चेस्ट, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना चेस्ट। ठीक है, अब चेस्ट कैसा होता है? एक नॉर्मल हेल्दी बेबी के अंदर चेस्ट कैसी होगी? देखिए, नॉर्मली अगर एक हेल्दी बेबी के अंदर बात करा जाएगा, नॉर्मली जो चेस्ट होती है वो थोड़ी छोटी होती है और थोड़ी वाइड होती है, और चेस्ट का जो डायमीटर होगा हेड के सरकमफ्रांस से 2-3 सेंटीमीटर कम होता है, ठीक है। लिखिए, नॉर्मली
चेस्ट इज शॉर्ट एंड वाइड, इसका चेस्ट का डायमीटर नॉर्मली होता है 31 से लेके 33 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं डेट इज 2 से 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रांस या हेड डायमीटर, हेड सरकमफ्रांस। इसको कीजिए आप हाईलाइट, 31 से 33 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सरकमफ्रांस। ठीक है। और चेस्ट से बेबी का रेस्पिरेशन का पता लगता है, तो मैंने पढ़ाया था वाइटल साइंस के अंदर, वाइटल साइन के अंदर कि बेबी कैसे रेस्पिरेट करता है, बेबी की रेस्पिरेशन पैटर्न कैसा होता है, डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। तो बेबी रेस्पिरेट करता है डायफ्रामेटिक या एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, यानी एक साथ एब्डोमेन और डायफ्राम एलिवेट होएगा और एक साथ ही फॉल होएगा, यानी मीन्स बोथ चेस्ट एंड एब्डोमेन rise and fall, abdomen rise and fall at same time। ठीक है, both rise and fall at same time, ये चीज ओके। इसको भी कीजिए आप हाईलाइट। ठीक है, ये चीज़ आपने को देखने को मिलती है। अब एट बर्थ चेस्ट का डायमीटर कितना था, चेस्ट का सरकमफ्रेंस 31 से 33, और चेस्ट का कितना था, सॉरी चेस्ट का तो इतना था और हेड का कितना था 33 से 35। तो अब ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हेड और चेस्ट का डायमीटर किस एज पे इक्वल होता है। तो ठीक है, तो लिखिए 1 ईयर पे हेड और चेस्ट दोनों का साइज सेम हो जाता है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग चेस्ट का साइज हमेशा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू हेड, एक्सेप्ट हेड के अंदर बाय हाइड्रोसिपेलस हो जाए। ठीक है, तो लिखे एट 1 ईयर हेड एंड चेस्ट circumference become equal और इस लाइन को पूरी की पूरी लाइन को कीजिए आप हाईलाइट, और इसके बाद लिखिए इसके अंदर एरो डाल के आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद चेस्ट सरकमफ्रेंस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन हेड सरकमफ्रेंस। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं चेस्ट के अंदर होते हैं निप्पल, निप्पल का साइज। ठीक है, एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर निप्पल का साइज होता है 5 से लेके 7 मिलीमीटर। ठीक है, हम बात करते हैं निप्पल साइज, निप्पल बड साइज। ठीक है, बात करते हैं अगर नॉर्मल बेबी है, नॉर्मल टर्म बेबी है, तो उसके अंदर निप्पल बड का साइज होता है 5 टू लेके 7 mm। इसको कीजिए आप हाईलाइट। ये साइज है टर्म बेबी में। और वहीं अगर प्री टर्म की बात करें तो प्री टर्म के अंदर साइज होगा लेस देन 5 mm और पोस्ट टर्म के अंदर ग्रेटर देन 7 mm। ओके, ये चीज। अब बात करते हैं अगर किसी बेबी के अंदर निप्पल अब्सेंट हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब्सेंस ऑफ निप्पल
तो किसी भी चीज़ का अब्सेंस हो जाना तब होता है जब उसके नाम के आगे ए लग जाए, तो ये हो जाएगा एथेलिया। एथेलिया यानी अब्सेंस ऑफ निप्पल। ऐसे ही एक टर्म है अब्सेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। अगर किसी बेबी के अंदर मेमरी ग्लैंड ही अब्सेंट है तो उसके लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं? उसके लिए हम टर्म का यूज करते हैं एमेजिया, अमेजिया। ठीक है, तो उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं अमेजिया। CHO टाइप के एग्जाम के अंदर ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बेबी के अंदर क्या होता है ना, निपल्स के अंदर से ना थोड़ा थोड़ा वाइट कलर का मिल्क टाइप फ्लूइड रिलीज होता रहता है। वो एक वैसे तो नॉर्मल ही कंडीशन है। उसका कारण क्या होता है, जब बेबी मदर के वोम्ब के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है ना, तब उसको मैटरनल हॉर्मोन्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। ठीक है, और पैदा होने के बाद भी कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक वो हार्मोन बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन हॉर्मोन्स के अफेक्ट की वजह से बेबी के अंदर वाइट कलर का मिल्की फ्लूइड रिलीज होता है ब्रेस्ट से, ठीक है, निप्पल्स से। ओके, तो उसको हम बोलते हैं, उस मिल्क को हम बोलते हैं विच मिल्क। विच का मतलब चुड़ैल वाला, ठीक है, चुड़ैल का दूध। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस चीज को जो मैंने आपको अभी बताया। समटाइम्स वाइट मिल्क secretion can be found due to maternal hormones ठीक है, known as witch milk। ठीक है, और ये एक नॉर्मल कंडीशन है, विच मिल्क इज नॉर्मल कंडीशन। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, बेबी की ब्रीथ साउंड सुननी है। तो नॉर्मल ब्रीथ साउंड हमेशा बेबी हो या एडल्ट हो तीन ही होती है। कौन सी? सबसे पहले ब्रोंकियल, फिर ब्रोंकोवेसिकुलर और एक वेसिकुलर। तीन ब्रीथ साउंड। अगर आपके अंदर एग्जाम के अंदर कोई भी ऐसा MCQ आता है जिसके अंदर ब्रीथ साउंड पूछी गई है कि इनमें से नॉर्मल कौन सी है, तो आपको याद रखना है तीन ही ब्रीथ साउंड नॉर्मल है केवल, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और ब्रोंकियल, बस। ठीक है, अब ये सुनते भी हम कहाँ पे हैं, देखो ये अपना बन गया है ट्रैकिया, यहां से अभी ब्रोंकाइज निकल गई, और ये हो गए अपने लंग्स। अब यहां से ब्रोंकाइज की ब्रांचेस निकल गई, ऐसे ही इधर का एक लंग्स। ठीक है, तो जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया होता है उसके ऊपर जो साउंड सुनाई देती है उस साउंड को हम बोलते हैं ब्रोंकियल। ठीक है, और जो लार्ज ब्रोंकाई होती है ना, लार्ज एयरवेज होते हैं, जैसे मेजर ब्रोंकाई होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, उनके ऊपर जो साउंड सुनाई देती है उनको बोलते हैं ब्रोंकोवेसिकुलर। ब्रोंकोवेसिकुलर। अगर इनके ऊपर हम अस्कल्टेट करेंगे तो अपने को सुनाई देगी ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड। और पूरे लंग्स के अंदर जहाँ कहीं भी एल्वेलाई है वहाँ पे जो साउंड सुनाई देते हैं उनको बोलते हैं हम वेसिकुलर साउंड। ठीक है, वेसिकुलर साउंड पूरे के पूरे एल्वेलाई वाले रीजन्स के अंदर देखने को मिलती है। ये है आपकी नॉर्मल ब्रीथ साउंड जो बेबी और एडल्ट दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो इधर लिख लीजिए इस चीज़ को जल्दी से। नॉर्मल ब्रीथ साउंड बेबी के अंदर जो सुनाई देती है तीन टाइप की होती है, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और ब्रोंकियल।
जो जो वेसिकुलर होती है ये एल्वियोलाइज के ऊपर सुनती है, जो ब्रोंकोवेसिकुलर होती है ये लार्ज ब्रोंकाइज के ऊपर सुनती है, और जो ब्रोंकियल होती है ये ट्रैकिया के ऊपर सुनाई देती है। ठीक है। अब ये तो थी नॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब बात करते हैं हम अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, जो बेबी और साथ में एडल्ट्स के अंदर भी देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। ठीक है। अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड मोटे तौर पे ना 4 अबनॉर्मल ब्रीथ साउंड होते हैं। उनका रीजन क्या होता है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वीजिंग। वीजिंग को कभी कभी विस्लिंग साउंड भी बोलते हैं। ठीक है। ये सुनाई देती है मोस्टली अस्थमा के अंदर, जब बेबी या जब पर्सन एक्सहेल करता है, एयर को बाहर निकालता है। ठीक है। किस कंडीशन में, अस्थमा के अंदर। ठीक है। फिर एक होती है क्रैकल्स। ये सुनाई देती है उस कंडीशन में जब लंग्स के अंदर एडिमा हो, फ्लूइड का कलेक्शन हो या पस का कलेक्शन हो या ब्लड का कलेक्शन हो, किसी भी चीज का। फिर थर्ड होती है स्ट्राइडर। ठीक है। स्ट्राइडर का रीजन होता है अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसके अंदर स्ट्राइडर देखने को मिलते हैं, तो उसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट हमेशा होता है पेशेंट को इंट्यूबेट करना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रंटिंग की। ग्रंटिंग साउंड ये सुनने को मिलते हैं अपने को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। और ये सारी की सारी साउंड इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब सब सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की बात करें, ये जो था नॉर्मली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके अंदर साथ में बेबी के अंदर, यहाँ पे अगर बेबी की बात करें तो अपने को देखने को मिलता है साथ में नेजल फ्लेयरिंग भी। ठीक है। नेजल फ्लेयरिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है। ओके। और बात करेंगे अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की, तो उसके अंदर 3 टाइप का ना रिट्रैक्शन देखने को मिलती है अपने को, जिसका नाम इस प्रकार है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, सबकोस्टल रिट्रैक्शन और सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन। ठीक है। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन के अंदर अगर किसी भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है तो ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का डिस्ट्रेस है। तो ये एक माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। वहीं अगर सब कोस्टल है तो उसको बोलेंगे हम मॉडरेट। सुप्रास्टर्नल है तो उसको बोलेंगे सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। और इस चीज को तो आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। ये चीज सुप्रास्टर्नल को कभी कभार ना, सुप्रास्टर्नल का दूसरा नाम भी होता है, इसको कभी कभी ना क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर भी बोल देते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर भी बोल देते हैं। ठीक है। ये था आपका चेस्ट का असेसमेंट। अब बात करते हैं हम अपना एब्डोमेन असेसमेंट की। एब्डोमेन असेसमेंट। ठीक है। अब न्यूबॉर्न बेबी है तो उसमें एब्डोमेन के अंदर क्या असेस करना है, अपने को असेस करना है एब्डोमेन के अंदर अम्बलाइकल कोड को। अम्बलाइकल कोड के अंदर कोई इन्फ्लामेशन तो ना है, कोई
एंड कोई बाउल साउंड तो सुनाई नहीं दे रही है। नॉर्मली बेबी को बाउल साउंड सुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ आवर्स लगते हैं, उसके बाद बेबी की बाउल साउंड अपने को सुनने लग जाती है। और बाउल साउंड हमेशा उस पार्ट से सुनते हैं जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है, यानी राइट लोअर क्वाड्रेंट में। सबसे पहले यहाँ पे सुनेंगे, उसके बाद सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर एब्डोमिनल साउंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। फिर हम मॉनिटर करेंगे कि एब्डोमिनल वाल का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, गैस्ट्रोसिली गैस्ट्रोचेसिस तो नहीं है। तो ये चीज़ हम एब्डोमेन के अंदर असेस करेंगे। लिख लेते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे लिखेंगे SS फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प, ठीक है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओम्फेलाइटिस, या कभी कभी इस टर्म का नाम होता है फ्यूनिसाइटिस। और इस चीज़ को आप कीजिए हाईलाइट। एग्जाम में फ्यूनिसाइटिस के नाम से भी आ सकता है और एम्फेलाइटिस के नाम से भी आ सकता है, दोनों का मतलब है अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, बाउल साउंड को असेस करने के लिए अस्कल्टेट करना है, अस्कल्टेट फॉर बाउल साउंड। और सबसे पहले वहाँ पे अस्कल्टेट करेंगे जहाँ पे बाउल साउंड सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनते हैं। कहाँ पे? सबसे पहले फर्स्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हम सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स के अंदर। रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स के अंदर हम सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें असेस करना है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को, क्योंकि कोई एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट तो नहीं है बेबी के अंदर। फिर असेस फॉर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। दो टाइप के एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बात करा जाए तो वो होता है ओम्फेलोसिली, और सेकंड होता है गैस्ट्रोचेसिस। ठीक है। अब ये कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए, अब देखिए, देखो ओम्फेलोसिली है, सिली का मतलब होता है थैली। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स है ना, वाल के जेनेटिकली कमज़ोर होने की वजह से बेबी का जब ग्रोथ हुआ ना, कंजेनाइटली वो वीक हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है ना, वाल को फाड़ के बाहर निकला है, ठीक है। और जो ऑर्गन्स बाहर निकलते हैं ना, अगर उनके चारों तरफ एक थैली प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओम्फेलोसिली। और अगर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते क्या है, ज़्यादातर तो इंटेस्टाइन ही होती है, इंटेस्टाइन के चारों तरफ
एक लेयर प्रेजेंट है जिसको थैली मैंने बोल दिया है। अगर थैली प्रेजेंट है तो उसको एम्फिलोसीली बोल देंगे, और केवल इंटेस्टाइन ऐसे डायरेक्ट एक्सपोज्ड हैं विदाउट एनी आउटर कवरिंग तो हम बोल देंगे गैस्ट्रोचीसिस। ये है गैस्ट्रोचीसिस और ये है ओम्फेलोसीली। देखिए यहाँ पे देखो, एक आप बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा वाइट कलर की लेयर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी लेयर आपको नहीं दिख रही, डायरेक्ट ओपन में ऐसे ही निकले हुए हैं, ठीक है। ये बस डिफरेंस होता है दोनों के बीच, ठीक है। तो ओम्फेलोसीली और गैस्ट्रोचीसिस के अंदर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं ओम्फेलोसीली के बारे में। सबसे पहले है ओम्फेलोसीली के बारे में, जिसके अंदर प्रोट्रूशन ऑफ protrusion of abdominal organs, outside of body, in which internal organs are covered in thin layer। और यहां से ज्यादातर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड है गैस्ट्रोचीसिस, जिसके अंदर डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोट्रूशन ऑफ abdominal organs outside of body, बॉडी कह ले या कह ले एब्डोमिनल वाल, एक ही बात है, एब्डोमिनल वाल, ठीक है, विदाउट एनी कवरिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ओम्फेलोसीली है या गैस्ट्रोचीसिस है, तो कई बार पूछ लेता भाई अपना नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं है, जो बाहर ऑर्गन्स पड़े हैं ना, अपने को ना उनको बस एक बार ना ड्राइनेस से बचाना है। तो अपने को क्या करना है, स्टीराइल गोज पीस लेना है, उसको वेट करना है एनएस में, और जो ऑर्गन्स बाहर निकले ना उसके ऊपर ढक देना है, ठीक है, ताकि भी ड्राइनेस से प्रिवेंट हो, और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है। ये थी आपकी आज की क्लास। थैंक यू।